हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कोरोना में थोड़ा सा प्रिकॉशन बरत के रखिए। बहुत तेजी से फैल रहा है। डेली 40 से 50 हज़ार के औसत में केस आ रहे हैं। और कोरोना के साथ साथ पढ़ाई स्टॉप नहीं होनी चाहिए, तो पढ़ाई भी होती रहे। और चलिए फिर हम लोग अपना जीएस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इल्तुतमिश डिटेल में आपको सभी लोग पढ़ चुके थे। इल्तुतमिश से किस तरीके के सवाल आते हैं, ये सब भी हम लोग बता दिए थे। और आज हम आपको पढ़ाएंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जबकि बोर्ड पर लिखा है रजिया सुल्ताना। और क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह हुआ, या उसके बाद बहराम शाह हुआ, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ, या फिर नासिरुद्दीन महमूद, या इनके यहाँ से इन शासकों से सवाल कम आते हैं। ये एक अयोग्य शासक थे, छोटे मोटे, बहुत कम समय के लिए हुए हैं। लेकिन इन शासकों के बीच जो थी वो रजिया सुल्ताना, उसके विषय में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने आपको ये बताया था कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने वसीयत में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था? रजिया सुल्ताना को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, इसका कारण ये था कि रजिया सुल्ताना की एक सौतेली माँ थी, जिसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान एक महत्वाकांक्षी महिला थी। वो ये चाहती थी कि रजिया सुल्तान न बने, बल्कि उसके स्थान पर उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठे। इसके पीछे कारण ये था कि शाह तुर्कान ये चाहती थी कि सत्ता की बागडोर उसी के हाथ में रहे। तो कई तुर्की अमीरों को, ये अमीर शब्द बार बार आ रहा है। अमीर शब्द का मध्यकाल में मतलब दोस्तों ये बिल्कुल मत लगाइएगा जो पैसे से बहुत धनाढ्य है वो अमीर है, नहीं। वो व्यक्ति जिसका दरबार में प्रभाव हुआ करता था, यानी कि दरबार में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति को ही उस समय क्या कहा जाता था? अमीर। तो तुर्की अमीरों के साथ मिलकर शाह तुर्कान ने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। और एक चीज और जानिए कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर तो बैठता है 1236 ईस्वी में, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। वह नाम मात्र का शासक था। जो वास्तविक सत्ता थी, यानी कि शासन की जो वास्तविक बागडोर थी दोस्तों, यह बागडोर शाह तुर्कान के ही हाथों में थी। यहाँ पर एक चीज आपको अंतर करना पड़ेगा कि देखिए, तुर्की अमीरों, शाह तुर्कान और फिरोज शाह तुर्कान, इन सब ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया था। लेकिन जबकि वसीयत के अनुसार बैठना किसको चाहिए था? रजिया को। रजिया गद्दी पर बैठी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे बढ़िए। देखिए, होता यह है कि तुर्की अमीरों का सहयोग भले शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के साथ था, लेकिन जो दिल्ली की आम जनता थी, तो दिल्ली की आम जनता का समर्थन जो था वो रजिया के साथ था। तो इसीलिए रजिया ने यह दृढ़ निश्चय किया कि उसके साथ हुए षड्यंत्र को वो विफल करेगी और खुद दिल्ली की आम जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठेगी। अब इस समय गद्दी पर जबकि फिरोज शाह बैठ चुका है। इसके पश्चात हुआ क्या? जुमा के दिन। जुमा का दिन का मतलब होता है शुक्रवार। इस्लामिक कैलेंडर में शुक्रवार को क्या कहा जाता है? जुमा। तो जुमे के दिन दिल्ली की मस्जिद में नमाज पढ़ रही जनता के सामने रजिया लाल कपड़े पहनकर उपस्थित होती है। देखिए, यह लाल कपड़े का बड़ा महत्व था। तो लाल कपड़ा पहनकर दिल्ली की नमाज पढ़ रही आम जनता के साथ खड़ा होना, तो लाल कपड़ा इस बात का प्रतीक था कि रजिया सुल्ताना तो अभी नहीं, रजिया न्याय चाहती है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग देखते होंगे कि किसी को काला झंडा दिखाना इस बात का प्रतीक है कि हम आपका विरोध करते हैं, हाथ में काली पट्टी बांधना इस बात का प्रतीक है कि हम दुखी व्यक्त करते हैं, अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। उसी तरीके से उन दिनों लाल कपड़े पहनकर उपस्थित होना रजिया के द्वारा इस बात का प्रतीक था कि रजिया क्या चाहती है? न्याय चाहती है। और किससे? दिल्ली की जनता से। तो इस प्रकार
कुल मिला के लगभग रुकनुद्दीन 5-6 महीने तक शासक रहा, लेकिन अंततः दिल्ली की आम जनता के सहयोग से रजिया गद्दी पर बैठी और तब जाकर रजिया सुल्ताना कही गई। तो ये रजिया के पहले की कुछ बातें थी। तो अब आते हैं हम सीधे रजिया सुल्ताना पे। चलिए इसको साफ करते हैं, आप लोग की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दिल्ली की आम जनता के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठती है, और जब वो गद्दी पर बैठती है वो समय था 1236 और उसका पूरा 4 साल का उसका शासनकाल था। लेकिन जब वह गद्दी पर बैठती है, आप एक चीज सोचिए, आज हमारे देश में बहुत महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात होती है, तब भी महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी की होना चाहिए। आज भी देश का लिंगानुपात देखिए तो पुरुषों के सामने महिलाओं की संख्या कम है। अब हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 800 साल से पहले की बात, और आज से 800 साल पहले ये सोचिए, एक महिला का सुल्तान बनना, एक महिला का गद्दी पर बैठना और महिला को के हाथ में सत्ता हो और महिला प्रशासन चलाए, यह उस समय के तुर्की अमीरों को सही नहीं लगता था। इसलिए जो उस समय वजीर था, उस वजीर का नाम, जो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में वजीर था, उसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी। निजामुल मुल्क जुनैदी। तो निजामुल मुल्क जुनैदी ने रजिया के राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एक महिला हुकूमत चलाए और वह उसे आदेश दे और वह उसके आदेशों का पालन करना पड़े उसे। इसके अलावा मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक अलाउद्दीन जानी, इसके अलावा मलिक कूची, मलिक कूची, इसके अलावा अभी कबीर खां अय्याज, कबीर खां अय्याज, ये नाम आपको नहीं याद होंगे, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमको समझाने के लिए बताना पड़ेगा। और इसके अलावा मलिक मोहम्मद सलावी, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी का क्या किया? समर्थन किया। और उससे निजामुल मुल्क जुनैदी ने इन अमीरों, इन तुर्की अमीरों की सहायता से क्या करने की कोशिश किया कि उसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करने के पश्चात उसके तख्ता पलट करने का प्रयास किया। कौन कौन थे गुट में? वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक कूची, कबीर खां अय्याज और मलिक मोहम्मद सलावी। इन सब ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया। लेकिन रजिया में भी मैंने पहले से बताया था, रजिया में शासक बनने के सभी गुण विद्यमान थे और इस तरीके विद्यमान थे कि वह इनसे पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने इन सभी तुर्की अमीरों के से निपटने का प्रयास किया और कूटनीति में भी चालाक महिला रजिया थी, कूटनीति में भी वह एक निपुण महिला थी। उसने इस क्रम में कबीर खां अय्याज, मलिक मोहम्मद सलावी, इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। अब आप सोचिए कि गुट बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है, और इन गुटों में से यदि 2-4 लोग उस गुट से अलग होकर विरोधी यानी रजिया के साथ खड़े हो जाते हैं तो इनकी हिम्मत छूट जाती है। अब उनको लगता है कि सब पकड़े जाएंगे और सब मारे जाएंगे। तो ऐसे में मलिक कूची को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और अलाउद्दीन मलिक जानी जो था यह मारा गया। और जब वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी बचा तो यह दरबार यानी दिल्ली छोड़कर सिरमौर की पहाड़ियों पर शरण लिया। इस प्रकार आप देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दूसरा ऐसा षड्यंत्र था जो एक योग्य, सभी गुणों के से संपन्न महिला शासिका सुल्ताना रजिया ने दूसरे विरोध को भी यानी दूसरे षड्यंत्र को भी आसानी से क्या कर दिया? विफल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब रजिया सोचती थी कि हम अपनी स्थिति मजबूत करें, क्योंकि वह इस भली भांति जानती थी इस बात को कि उसका महिला होना ही उसके लिए सबसे खतरनाक बात थी। इस विद्रोह को असफल करने के पश्चात रजिया अपने खास खास लोगों को, जो उसके करीबी थे, जो उसके भरोसेमंद थे, उन सभी लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना चालू किया। जैसे जो कबीर खां अय्याज था, जो विद्रोही गुट का था, लेकिन बाद में वह रजिया ने उसे अपनी ओर मिला लिया था, तो इस कबीर खां अय्याज को पश्चिमोत्तर क्षेत्र की महत्वपूर्ण इक्तादारी यानी लाहौर का इक्तादार बनाया। कहाँ का? लाहौर का इक्तादार बनाया। इसके अलावा एक व्यक्ति था ऐतगीन, जो रजिया का करीबी था, तो उस ऐतगीन को रजिया ने बदायूं का सूबेदार बनाया, और बदायूं भी उस समय कोई महत्वपूर्ण इक्ता था। आपको याद होगा इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का ही सूबेदार था, बदायूं का ही इक्तादार था। और एक बात और जान लीजिए, जिस समय इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था, उसी समय बदायूं में ही रजिया का जन्म भी हुआ था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था अल्तुनिया। अल्तुनिया को रजिया ने भटिंडा का सूबेदार बनाया, यानी इक्तादार बनाया। इसके अलावा एक और व्यक्ति था मलिक जमालुद्दीन याकूत। मलिक जमालुद्दीन याकूत यह एक अबिसिनियाई तुर्क था। अगर हम बात करें तो तुर्कों में निम्न जाति का तुर्क था, तो मलिक जमालुद्दीन याकूत, इससे रजिया ने अमीर ए आखुर एक महत्वपूर्ण पद था। आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाते समय मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन का राजनैतिक उत्कर्ष अमीर ए आखुर के पद यानी अस्तबल का प्रमुख, अस्तबल यानी कि घोड़ों के विभाग का प्रमुख, तो ये कुछ ऐसे उसके विश्वास पात्र थे जिन पर रजिया ने भरोसा किया और उन्हें महत्वपूर्ण पद प्रदान किए। लेकिन अब देखिए, रजिया अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात, अपने लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रदान करने के पश्चात, पुरुष वेश में कबा और कुलाह जैसे कपड़े पहनकर, मुंह खोलकर सबके समक्ष एक पुरुष की भांति गद्दी पर बैठना प्रारंभ किया। यहाँ कुछ हमारे दोस्तों को लग रहा होगा कबा क्या है, तो कबा का मतलब यहाँ पर कोट से है, जबकि कुलाह का मतलब यहाँ पर टोपी से है। तो ऐसी कोट, ऐसी टोपी जो उस समय पुरुष धारण करते थे, रजिया सुल्ताना हाथ में तलवार, कोट और टोपी पहनकर एक सुल्तान की भांति गद्दी पर बैठना प्रारंभ किया। इसी समय एक और ऐसी चीजें बीच में होती हैं कि उसके यही विश्वास पात्र उसके विरोधी बन जाते हैं। और ध्यान से समझिएगा, यह रजिया के विरुद्ध हुआ तीसरा षड्यंत्र होगा। हुआ क्या कि कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि मलिक जमालुद्दीन याकूत, जो एक निम्न जाति का मुसलमान था, विदेशी मुसलमान था, इसके और रजिया के बीच प्रेम संबंध का उल्लेख मिलता है। इसका आशय यह हुआ कि याकूत और रजिया एक दूसरे से प्रेम करते थे, और यह भी लिखा मिलता है कि वह अपने हाथों से रजिया को उठाकर घोड़े पर बैठाता था, और इसके साथ साथ उसका पुरुष भेष में सत्ता का संचालन करना, ये सारी चीजें उसी के जो कभी विश्वास पात्र थे, उन्हें यह बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें यह लगता था कि यदि रजिया को प्रेम ही करना है तो एक निम्न जाति के विदेशी मुसलमान से क्यों, क्या हम सब नहीं है? तो इस बात से और उसके द्वारा पुरुष वेश में आने जाने से और मुस्लिमों में या और तुर्क जो अमीर थे उनमें ईर्ष्या होने लगी, और इससे इन सब ने मिलकर, और इन सब में मिलने के साथ साथ उसका एक और भाई भी शामिल हुआ जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह रजिया का भाई था। इन सब ने मिलकर रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने का प्रयास किया। देखिए, उस समय सबसे बड़ी स्थिति यह थी कि ये षड्यंत्रकारी, ये विरोधी
जानते थे यदि रजिया जब तक दिल्ली में रहेगी तो दिल्ली में उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता। कारण यह था कि दिल्ली में आम जनता का समर्थन रजिया के साथ था, इसलिए इन विद्रोहियों ने यह चाल चली कि किस तरीके से हम रजिया को दिल्ली से बाहर बुलाएं। इसलिए इन्होंने इनमें से सबसे पहले कबीर खां अय्याज ने, जो दिल्ली से कोसों दूर लाहौर में क्या किया, विद्रोह करता है। यह एक साजिश थी, क्योंकि जब लाहौर में विद्रोह होगा तो फिर रजिया दिल्ली से निकलकर लाहौर के विद्रोह को निपटाने के लिए अवश्य जाएगी, यानी वो दिल्ली से बाहर निकलेगी और दिल्ली से बाहर निकलना रजिया की कमजोरी होगी और जबकि इनकी मजबूती होगी। तो इस पूरे प्लानिंग के साथ यही हुआ कि कबीर खां अय्याज ने लाहौर में विद्रोह किया और रजिया रोजा का दिन यानी रमजान महीने में तपती दोपहरी की परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़ती है और कबीर खां अय्याज के द्वारा लाहौर में किए गए विद्रोह को बड़ी सफलतापूर्वक दबाती है। और उसके पश्चात लेकिन प्लानिंग और थी कि इस विद्रोह के कुचलने के पश्चात फिर अगला जो विद्रोह होगा वो भटिंडा में होगा और किसका होगा, अल्तुनिया का होगा। जब लाहौर से विद्रोह को कुचलने के पश्चात रजिया वापस लौट रही थी तभी उसे पता चलता है कि अल्तुनिया भटिंडा में विद्रोह कर चुका है। तब भी रजिया हिम्मत नहीं हारती, वह अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए भटिंडा की ओर आगे बढ़ती है। लेकिन मैंने बताया कि दिल्ली से निकलना रजिया की कमजोरी थी और अल्तुनिया और रजिया के बीच भटिंडा में युद्ध होता है। रजिया पराजित होती है और अल्तुनिया रजिया को बंदी बना लेता है। लेकिन फिर भी रजिया हिम्मत नहीं हारती, वह जानती थी कि कूटनीति के बल पर या अपने बुद्धि और विवेक के बल पर अब भी वह सत्ता प्राप्त करने में सफल हो सकती है। ऐसे में अब बचा ऐतगीन। ऐतगीन जो उत्तर प्रदेश के, आज मैंने कल पिछली क्लास बताई एक जिला, वहां का सूबेदार था, वो पहुंचता है दिल्ली और दिल्ली पहुंचकर बहराम शाह को शासक घोषित कर देता है और स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन जाता है। और उस समय सुल्तान के संरक्षण के लिए एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था नाइब ए मुमालिकात। तो नाइब ए मुमालिकात के पद का सृजन किसने किया, बहराम शाह ने किया। क्या था, नाइब ए मुमालिकात का पद वह पद था जो राजा का संरक्षक हुआ करता था, सुल्तान का संरक्षक। आप सोचे कि जो सुल्तान का ही संरक्षक हो जाएगा वो सुल्तान से भी बड़ी हैसियत रखेगा। और फिर सवाल पूछता है कि नाइब ए मुमालिकात के पद पर सर्वप्रथम बैठने वाला, आसीन होने वाला कौन था, ऐतगीन था। मैंने अभी बताया कि रजिया इस सब के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारती, वह अल्तुनिया को यह सिखाने में सफल होती है, उसको इस तरीके से बहलाने में फुसलाने में सफल होती है कि अब तुम सोचो, तुम हमको भटिंडा के किले में कैद करके रखे हो, लेकिन शासक यानी सुल्तान बहराम शाह बन गया है और उसका संरक्षक ऐतगीन बन गया है। यह बात अल्तुनिया को समझ में आ गई, तो अल्तुनिया ने रजिया को बंदी गृह से मुक्त किया, भटिंडा के किले से मुक्त किया और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब कुछ हमारे दोस्तों को लग रहा होगा कि मलिक जमालुद्दीन याकूत का क्या हुआ। तो मलिक जमालुद्दीन याकूत जब ऐतगीन नाइब मुमालिकात के पद पर पहुंचता है और बहराम शाह गद्दी पर बैठता है तो याकूत की हत्या हो जाती है। कहने का आशय ये है कि प्रेमी मारा जाता है और रजिया का विवाह उसके विरोधी अल्तुनिया से हो जाता है। फिर अल्तुनिया और रजिया दोनों मिलकर एक सेना तैयार करते हैं और सेना तैयार करने के पश्चात दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय शासक कौन था, बहराम शाह, और नाइब मुमालिकात यानी राजा के संरक्षक के पद पर कौन था, ऐतगीन था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रजिया और अल्तुनिया अपनी सेना लेकर, कौन कौन, रजिया और अल्तुनिया
अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ रजिया और अल्तुनिया और दूसरी ओर उसका भाई जो सुल्तान बन चुका है बहराम शाह, और उसका संरक्षक यानी नाइब ए मुमालिकात के पद पर बैठा हुआ या आसीन कौन था? ऐतगिन था। दोनों गुटों के बीच युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में रजिया और अल्तुनिया पराजित होते हैं। पराजित होने के पश्चात रजिया और अल्तुनिया की सेना भी उनका साथ छोड़ देती है, और साथ छोड़ने के पश्चात वो पैदल ही किधर निकलते हैं, और पैदल ही निकलते समय कैथल के समीप, कैथल एक जगह है, कैथल के समीप रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या हो जाती है। और हत्या होने के पश्चात यहीं से क्या रजिया और अल्तुनिया की जीवन समाप्त हो जाता है। किंतु भले ही एक अल्प शासन 1236 से 1240 तक रजिया करती है, लेकिन उसके 4 साल का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका के रूप में भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कर जाती है। कई इतिहासकारों ने यहाँ तक लिखा है रजिया के विषय में कि रजिया में शासक बनने के, सुल्तान बनने के सभी गुण विद्यमान होने के कारण भी वह असफल रही, और उसकी असफलता का एकमात्र कारण उसका महिला होना था। यदि वो महिला न होती तो हो सकता है वो अपने पिता की भांति एक योग्य सुल्तान और दीर्घ समय तक सत्ता पर जरूर काबिज होती। तो ये था रजिया का इतिहास, और रजिया से सवाल यही अंतिम सुल्ताना कौन था, वसीयत, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद हम बात अब सीधी करते हैं बहराम शाह की, और बहराम शाह के विषय में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं। बहराम शाह का शासनकाल होता है 1240 से 1242 ईस्वी तक, और इसके यहाँ से जो भी सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि नाइब ए मुमालिकात नामक पद का सृजन किसने किया था? तो नाइब ए मुमालिकात नामक पद का सृजन बहराम शाह ने किया था, और इस पद पर सर्वप्रथम बैठने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था? ऐतगिन था। 1242 ईस्वी में बहराम शाह की भी हत्या हो जाती है। तो 1242 में बहराम शाह की हत्या होने के पश्चात एक अन्य तुर्की अमीर गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासनकाल है, अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल होता है 1242 से 1246 ईस्वी तक। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह भी एक अयोग्य कायर शासक सिद्ध हुआ, सुल्तान सिद्ध हुआ। इसके शासनकाल से भी एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। उसका यह भी कारण है कि इसका दिल्ली सल्तनत के उद्धार में, उसके उत्थान में या गुलाम वंश में कोई विशेष योगदान नहीं। बस इतना जानते रहिए कि 1242 से 1246 यानी कि बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर इसे बैठा है। इससे एग्जाम में कोई सवाल नहीं बनता है। आगे बढ़िए। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के पश्चात सबसे छोटा पुत्र किसका? इल्तुतमिश का अभी जीवित है, नासिरुद्दीन महमूद। वह गद्दी पर बैठता है 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक। इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आप हेडिंग लगाते हैं नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, 20 साल की उसकी सत्ता थी। लेकिन रजिया और नासिरुद्दीन महमूद के बीच 2 शासकों, एक बहराम शाह, अगला अलाउद्दीन मसूद शाह, इनके विषय में सवाल उतना नहीं पूछे जाते हैं। जितना पूछा जाता है वो चीज़ें हमने आपको बता दिया। तो चलिए सभी दोस्त हमारे हेडिंग लगाएं नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक। अगला जो शासक है कौन? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल मैंने बताया 1246 से 1266 ईस्वी तक।
यह नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का सबसे आदर्श सुल्तान कहा गया है। अब आदर्श सुल्तान क्यों कहा गया है, ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान किसे कहा गया है तो आप बताइएगा नासिरुद्दीन महमूद को। दूसरी बात यह है कि नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा व्यक्ति था जो राज्य के राजकोष से अपना निजी खर्च नहीं चलाता था। राजकोष से अपना जो निजी खर्च होता था यानी उसका जो निजी व्यय होता था वह राजकोष से नहीं लिया करता था यानी नहीं चलाता था, बल्कि वह अपने निजी खर्च के लिए कुरान की आयतें, कुरान की आयतें, आयत का मतलब इस्लामिक भाषा में आयतों का मतलब लाइन, यानी कुरान की आयतें सुंदर लिखावट में लिखकर बेचा करता था। और इसके साथ साथ वह इस्लामिक टोपियां खुद बनाता था, इस्लामिक टोपियां बनाता था। तो इन्हीं इस्लामिक टोपियों और कुरान शरीफ की आयतों को बेचकर जो भी उसे क्या लाभ होता था, जो भी उससे धन प्राप्त होता था, उसी से वह अपना निजी खर्च चलाता था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का आदर्श सुल्तान क्यों कहा जाता है। इसके अलावा देखिए एक पुस्तक है बड़ी फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है, तबकाते नासिरी। तो तबकाते नासिरी नामक पुस्तक जो लिखी गई है वह नासिरुद्दीन महमूद के जीवन पर ही लिखी गई है। तो तबकाते नासिरी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी है तबकाते नासिरी, और यह तबकाते नासिरी नामक पुस्तक नासिरुद्दीन महमूद के ही जीवन काल पर लिखी गई है। और इसी पुस्तक में उसे दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा गया है। समझ में आ गई बातें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए इधर जगह हम इधर भी बताते हैं। बलबन जो अगला अब शासक होगा बलबन, और बलबन की पुत्री का जो विवाह था तो बलबन की पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से ही हुआ था, या यूँ कह लें कि नासिरुद्दीन महमूद गियासुद्दीन बलबन का दामाद था। और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में सत्ता की वास्तविक बागडोर बलबन के ही हाथों में थी। और इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता की बागडोर उन दिनों जिनके हाथ में होगी वो सुल्तान का संरक्षक होगा। और सुल्तान का संरक्षक का मतलब ये हुआ कि नाइब ए मुमालिकात के पद पर वही विराजमान होगा। तो सवाल पूछा जाए यदि एग्जाम में कि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नाइब ए मुमालिकात के पद पर कौन था, तो वह कौन था? बलबन था, जो नासिरुद्दीन महमूद का ससुर भी था और नासिरुद्दीन महमूद उसका दामाद भी था। एक जानकारी के लिए और बात बता दें आपको कि बलबन की एक पुत्री का विवाह प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद से भी हुआ था। तो उसकी एक पुत्री का विवाह प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद से, जबकि दूसरी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से हुआ था। तो 1246 से 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। उसके बाद 1266 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका ससुर बलबन गद्दी पर बैठता है और बलबन का शासनकाल होता है 1266 से 1286 ईस्वी। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु
किस प्रकार से हुई या किस तरीके से हुई, इसको लेकर इतिहासकारों में, विद्वानों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि बलबन ने उसकी हत्या करवाई, उसे जहर दिलवाया, जबकि कुछ का मानना है उसकी नेचुरल डेथ थी। इस पर विद्वान एक मत नहीं है, इसलिए यहाँ से एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन ये जानते रहिए कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात उसका ससुर बलबन गद्दी पर बैठता है। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी या अगली जो क्लास होगी वो बलबन पर ही होगी। तो अगले टॉपिक के रूप में हम बलबन को देखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज क्या रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, रजिया को, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल आते हैं या उनके जीवन से संबंधित, उन पर हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ही महत्वपूर्ण है। आपकी पढ़ाई साथ साथ चलती रहनी चाहिए, आप पढ़ते रहिए और सारी चीज़ें कंप्लीट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और एग्ज़ाम की डेट भले पोस्टपोन हो रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम सभी जल्दी ही होंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए। इसलिए तैयारी में अपनी बाधाएं मत ले आइए, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बलबन। और बलबन एक दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है। बलबन से सवाल खूब पूछे जाते हैं और बलबन के पश्चात कैकुआद और क्यूमर से सवाल नहीं पूछे जाते। तो चूंकि हम बलबन को डिटेल में पढ़ाएंगे, उसके साथ एक एक दो दो चार चार लाइनें क्यूमर्स और कैकुआद के विषय में भी बताएंगे। तो चलिए ठीक है, यह वीडियो दोस्तों हम यहीं से समाप्त करते हैं। लेकिन आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि यदि हम लोगों का काम आपको पसंद आता हो और इसके साथ साथ यदि मैटर आपको ठीक लगता हो, सभी टीचर्स आपको के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सभी कर चुके हैं तो कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके दोस्त भी लाभान्वित होंगे, आप सब लाभान्वित होंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। पढ़ने दीजिए, सब पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कौन बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखता है, कवर करता है, रटने की कोशिश मत करिए, इतिहास समझने की कोशिश करिए। तो ठीक है, फिर यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।